नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24x7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं मेडाइवल हिस्ट्री के तीसरे पार्ट को लेकर के, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे कि गजनवी महमूद गजनवी की जब 1030 ईस्वी में जब मृत्यु होती है तो भारत के क्षेत्र पर उसके बाद से क्या स्थितियां होती हैं या क्या कौन कौन सी घटनाएं जो है भारत में घटित होती है। जब महमूद गजनवी की मृत्यु होती है तो वह भारत पर केवल धन के लालच में आता है और धन यहाँ से लूट करके काफ़ी ज़्यादा संपत्तियाँ लूट करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और साम्राज्य के स्थायित्व के लिए वह धन की लूट करता है। तो गजनवी वापस महमूद गजनवी जो है अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में गजनी वापस चला जाता है और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो उसके उत्तरी क्षेत्र में गजनी जो प्रदेश रहता है, गजनी जो प्रदेश है, इसके उत्तरी हिस्से में यहाँ पर एक प्रदेश होता है गोर। ठीक है, गोर जो कि तुर्क प्रजाति के लोग होते हैं। पूर्व में ये जो होते हैं बौद्ध मतावलंबी होते हैं, बौद्ध को मानने वाले होते हैं, लेकिन जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो ये लोग भी गोर प्रदेश में रहने वाले समुदाय भी इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं और यह प्रदेश किसके अंतर्गत रहता है? गजनी के अंतर्गत, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत यह प्रदेश आता है गोर। लेकिन जब 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मृत्यु होती है तो जो आसपास के प्रदेश होते हैं वो सब अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को स्वतंत्र करना चाहते हैं और इसी क्रम में गोर भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, जिसकी वजह से जो महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी होते हैं उनके द्वारा गोर प्रदेश पर आक्रमण किया जाता है। परंतु होता क्या है कि जो गजनवी के मतलब गजनी के जो उत्तराधिकारी होते हैं गजनी प्रदेश के, गजनी साम्राज्य के, वो हार जाते हैं और गोर जो है जीत जाते हैं। अब इसी गोर प्रदेश में रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं उनको संसबनी समुदाय, इन लोगों को संसबनी समुदाय कहा जाता है। इसी वंश के अंतर्गत मुहम्मद गोरी, कई जगह पे इसका नाम शिहाबुद्दीन भी मिलता है। ठीक, और कई जगह जो भारतीय कई जगह सिक्के मिले हैं वहाँ पर मुहम्मद बिन शाम या फिर मुहम्मद शाम भी मिलता है। मोहम्मद शाम भी लिखा हुआ मिलता है। तो होता क्या है कि मोहम्मद गोरी जो होता है वह अंतिम रूप से गजनी पर अधिकार करके, और इसका मूल उद्देश्य होता है कि साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन महमूद जो गजनवी रहता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि हमको लूट करना है। वह उसका मूल उद्देश्य भारत को लूटना, भारतीय क्षेत्र में लूटपाट करना होता है और धन अर्जित करना होता है। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले तो जो गजनवी वंश होता है इनके साथ इनकी पारंपरिक शत्रुता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्षेत्र होता है मुल्तान, जहाँ पर अभी भी गजनी साम्राज्य का अधिकार रहता है, जो कि भारतीय क्षेत्र में, उस समय के भारतीय क्षेत्र में यह पड़ता है। कौन सा? मुल्तान। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद गोरी का। वह मुल्तान पर होता है। कौन से ईयर में? 1175 ईस्वी में। तो
अगर ये पूछा जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा कब किया गया, वो 1175 में, और इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी होता है। अब जब दूसरे आक्रमण के लिए वो अपना रास्ता बदल करके वो आता है, यहाँ से ढेर सारा धन जो है वापस लेकर के गजनी जाता है, ठीक है। फिर आता है अनहिलवाड़ में, यहाँ पर चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय, या इन्हीं को बोला जाता है मूलराज सेकेंड, ठीक। यह अल्प वयस्क अवस्था में थे या बालक थे, इसलिए इनका सहयोग जो है इनकी माता नयिका देवी करती थी। नयिका देवी इनके शासन में सहयोग करती थी क्योंकि यह अल्प वयस्क थे। कौन? भीम द्वितीय, ठीक है। तब मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहाँ पर होता है? अनहिलवाड़ प्रदेश में, जहाँ पर चालुक्य वंश का, ठीक, चालुक्य या इसको सोलंकी भी बोला जाता है, यह जो है गुजरात के प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, गुजरात के प्रदेश में। तो दोनों सेनाएं कहाँ पर मिलती है? आबू पर्वत, यहीं पर है, आबू पर्वत के समीप दोनों सेनाओं के मध्य भिड़ंत होती है, जिसमें नयिका देवी ने काफ़ी वीरतापूर्वक भीम द्वितीय का सहयोग किया। भीम द्वितीय चूँकि बालक थे, इसलिए मूल रूप से नेतृत्व की जिम्मेदारी नयिका देवी के पास थी, और इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है बुरी तरीके से, और यह वापस गजनी चला जाता है। इसमें किसकी जीत होती है? भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय की, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, या फिर सोलंकी इसको बोला जाता है, सोलंकी। नेतृत्वकर्ता कौन थी? इनकी माता नयिका देवी, ठीक। अब जब मोहम्मद गोरी की हार होती है तो वापस वह गजनी चला जाता है। गजनी से पुनः दूसरी बार फिर से अपना रास्ता बदल करके यह दूसरे क्षेत्र से आता है, पंजाब प्रदेश में आता है, पंजाब के क्षेत्र में इसका आक्रमण होता है। अगली बार जब मोहम्मद गोरी आता है तो वह जो है दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए पंजाब पर अधिकार जमाना चाहता है, और पंजाब में एक स्थायी सरकार बनाना चाहता है, स्थायी शासन चलाना चाहता है वहाँ से, ताकि वह भारत पर अपने साम्राज्य का आसानी से विस्तार कर सके। और उसके लिए एक सैन्य अड्डा पंजाब और लाहौर वाले क्षेत्र में एक सैन्य अड्डा स्थापित हो सके। तो पंजाब पे आक्रमण करता है, और यहाँ पर जो लाहौर का क्षेत्र है, लाहौर पर गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, या फिर खुसरो मलिक भी इसको कहा जाता है, उसका शासन रहता है। और मोहम्मद गोरी की या फिर गोर साम्राज्य या फिर सनसबनी की प्राचीन समय से ही, पूर्व के समय से ही गजनवियों के साथ दुश्मनी रही होती है। इस वजह से भी वह खुसरो मलिक पे आक्रमण करता है। चूँकि खुसरो मलिक जो है बहुत डरपोक रहता है, इसलिए वह मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पूर्व ही ढेर सारा उपहार ले करके उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है, और अपने पुत्र, एक उसका पुत्र होता है, पुत्र और ढेर सारा धन उसको दे देता है, ठीक, और अपने आप को उससे पीछा छुड़ाता है। तो गजनवी वंश का, महमूद गजनवी, जो कि गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन रहता है? खुसरो मलिक, जो कि अंत में मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है मार दिया जाता है, और 1192 में यह समाप्त हो जाता है। मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कब होती है? भारत के क्षेत्र में पहली पराजय होती है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश जो होते हैं, कौन? भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध युद्ध में उनकी
मतलब मोहम्मद गौरी की हार होती है। ठीक, अब 1181-82 में पंजाब के क्षेत्र पर इसका अधिकार होता है और यहाँ से ढेर सारा धन लेकर के वापस यहाँ पर सरदार की नियुक्ति करके एक अपने गवर्नर की नियुक्ति करके यहाँ से वापस चला जाता है। फिर पुनः जब ये आगे बढ़ता है, पुनः तराइन के युद्ध में, जो कि भटिंडा के पास में पड़ता है, जब मोहम्मद गौरी की सेना आगे बढ़ती है तो वहाँ पर सामना होता है, ये दिल्ली का प्रदेश है और ये अजमेर। तो ये दिल्ली और अजमेर पे किसका शासन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, ठीक है, इनका शासन होता है और इनके साथ दोनों सेनाओं का भिड़ंत होता है। कहाँ पर? तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान जो होता है भटिंडा के पास में होता है। तराइन के मैदान में 1191 में दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है। पृथ्वीराज जो है कूटनीतिक रूप से भी काफ़ी योग्य होते हैं और ये उस समय के तत्कालीन जितने भी राजपूत शासक होते हैं सबके साथ मिल करके और मोहम्मद गौरी की काफ़ी मजबूत सेना का विरोध करते हैं और मोहम्मद गौरी जो है आसानी से परास्त हो जाता है और वापस गजनी चला जाता है। इस हार से वह काफ़ी दुखी होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है उनको यह विजय काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह मोहम्मद गौरी के बारे में ध्यान नहीं देते हैं और वह जो होता है मोहम्मद गौरी जो है अपनी तैयारी के साथ पूरे 1 साल तैयारी करता है। दूसरी बार फिर से तराइन के मैदान में फिर से दोनों सेनाएं वापस आती हैं और तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वह 1192 ईस्वी में होता है। इस दौरान एक घटना घटित होती है जो कि इतिहास की दृष्टि से जान लेना ज़रूरी है। पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका एक अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राय पिथौरा। तो इस दौरान होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो है, जो कन्नौज के शासक रहते हैं, जयचंद्र, कन्नौज के शासक होते हैं जयचंद, उनकी पुत्री होती है संयोगिता को राय पिथौरा भी कहा जाता है। राय पिथौरा। जब मोहम्मद गौरी जो है अपना तैयारी के साथ 1 साल बाद पुनः 1192 में तराइन के मैदान में जब खड़ा होता है, उस दौरान उस 1 साल के दौरान होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की कई सारे राजपूत वंश के शासकों के साथ जो है मतभेद हो जाते हैं और उन्हीं सब में एक राजा जयचंद भी होते हैं जो कि कन्नौज के शासक होते हैं। कन्नौज के शासक राजा जयचंद का जो विरोध होता है वह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि जयचंद की जो पुत्री होती है संयोगिता, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान जो है विवाह कर लेते हैं जयचंद के अनुमति के विरुद्ध। जयचंद नहीं चाहते थे कि उनका विवाह, संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के विरुद्ध संयोगिता से विवाह कर लेते हैं। तो इसलिए तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान जो है कई सारे राजपूत शासक जो हैं पृथ्वीराज चौहान का सहयोग नहीं करते हैं, उसमें राजा जयचंद भी होते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गौरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है, एक मत इतिहासकारों का एक मत यह कहता है कि गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को उस समय अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है और इसका एक प्रमाण भी मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर
दूसरी तरफ, एक तरफ तो इसमें देवी लक्ष्मी की मूर्ति और नंदी की मूर्ति होती है, नंदी की तस्वीरें बनी होती है, लक्ष्मी और नंदी की तस्वीरें, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम जो कि देवनागरी लिपि में लिखा होता है, मोहम्मद बिन साम या फिर श्री मोहम्मद साम ऐसे करके लिखा हुआ पाया गया है। तो इतिहासकारों का मत यह है कि पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उनके मोहम्मद गौरी के नाम से लिखा हुआ सिक्का जारी करवाते हैं। एक मत यह भी कहा जाता है जो इनके राजकवि थे चंद्रबरदाई, जिनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में वो बताते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है इनको बंदी बना करके गजनी लेकर के जाता है मोहम्मद गौरी, लेकिन वहाँ पर चंद्रबरदाई भी जाते हैं साथ में। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी जाती हैं और मृत्यु दंड उनको दिया जाता है। तो जो चंद्रबरदाई होते हैं अपनी बातों में उलझा करके चंद्रबरदाई ये बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वह शब्द भेदी बाण चलाते हैं। मोहम्मद गौरी जो है सिंहासन पर बैठ जाता है और उसी पर चंद्रबरदाई जो है अपनी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। मतलब ये बात बोलते ही पृथ्वीराज चौहान जो है बाण चलाते हैं और इस तरीके से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और बाद में इनकी भी पृथ्वीराज चौहान को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो दोनों में से जो मुख्य मत यही माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उनके नाम से सिक्के जारी करवाते हैं, उनके नाम का लिखा हुआ सिक्का जारी करवाते हैं। अब बात होती है सन 1194 की। 1194 में चंदावर का युद्ध यह होता है जयचंद के विरुद्ध। यह कहाँ पर होता है? यह कन्नौज के क्षेत्र में। अब मोहम्मद गौरी जो होता है वह गंगा के मैदान में, जो समृद्ध मैदान होता है, काफ़ी उपज वाला मैदान होता है, वहाँ पर आक्रमण करते हैं, जो कि कन्नौज के पास में चंदावर का जो मैदान होता है वहाँ पर दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और जो राजा जयचंद होते हैं वो पराजित होते हैं। तो इस तरीके से जो मोहम्मद गौरी होता है वह भारत के मध्य भारत के हिस्से में पहुंच चुका होता है और आसपास यह जो है इस युद्ध के दौरान जो है कन्नौज से आगे बढ़ करके बनारस में भी काफ़ी लूटपाट मचाता है और कई सारे मंदिरों को तोड़ता है और वहाँ से ढेर सारा धन लेकर के वापस कहाँ चला जाता है? वापस गजनी चला जाता है। और इस प्रदेश में मतलब भारत के जिन क्षेत्रों पर वह विजय हासिल किया रहता है, इन क्षेत्रों पर ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति कर देता है और वापस गजनी चला जाता है। ठीक, अब इस दौरान जो ऐबक का एक सरदार होता है या फिर उसका गवर्नर मान ले, या फिर ऐबक का जो सरदार होता है बख्तियार खिलजी, वह केवल यहीं तक नहीं रुकता है। वह करता क्या है कि वह बनारस से भी आगे बढ़ करके बिहार वाले प्रदेश में विजय हासिल करता है और बिहार का जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको तहस नहस कर देता है, काफ़ी तोड़ फोड़ करता है और वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका कत्लेआम करता है
फिर इसी के साथ वह आगे बढ़ कर के बंगाल में पहुंचता है। बंगाल में उस समय लक्ष्मण सेन का शासन रहता है। इस दौरान होता क्या है कि जब ये कत्लेआम मचाते हुए, लूटपाट करते हुए और सभी मंदिरों को, बौद्ध विहारों को तोड़ते हुए यह जब आगे बढ़ता है बहुत तेज़ गति से, तो ये बंगाल में पहुंच जाता है। उसके पीछे मात्र 18 घुड़सवार रहते हैं। तो वहाँ के जो निवासी रहते हैं या सैनिक होते हैं, उनको लगता है कि यह घोड़ों का व्यापारी है, इसलिए उसे नगर में, मतलब लखनऊती के आसपास जो उस समय बंगाल के अंदर था, उसमें पहुंचता है और वहाँ पर सीधे राज दरबार में प्रवेश करता है। और उस समय लक्ष्मण सेन जो होते हैं वह भविष्यवाणी के अनुरूप, उनको भविष्यवाणी बताई जाती है कि यहाँ पर किसी विरोधी सेना का आक्रमण होने वाला है, इसलिए वह शांति पाठ करवा रहे होते हैं लक्ष्मण सेन। तो इसलिए उनके आसपास बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं होते हैं लक्ष्मण सेन के, जो कि सेन वंश के राजा होते हैं। तो उनके ऊपर आक्रमण करके और बंगाल पर आसानी से अधिकार प्राप्त कर लेता है। फिर बख्तियार खिलजी सोचता है कि वह अब तिब्बत, इसके आगे भी बढ़ा जाए और तिब्बत वाले प्रदेश पर भी आक्रमण किया जाए। तिब्बत में वह प्रवेश करता है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से, और वहाँ पर कुछ जनजातियों का सहयोग भी मिलता है। लगभग 10,000 की सेना के साथ वह तिब्बत में प्रवेश करता है। और जब वहाँ पर प्रवेश करता है तो वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसको? बख्तियार खिलजी को। ठीक है, बख्तियार खिलजी इस नुकसान से बचने के लिए जब वापस लौटने लगता है तो इसका एक सेनापति होता है जो कि इसकी रास्ते में ही हत्या कर देता है। अब इसी दौरान होता क्या है कि जो बिहार पर जो आक्रमण होता है, इसका बिहार पर आक्रमण जो होता है 1202 के आसपास होता है, और बंगाल में इसका आक्रमण जो होता है 1204-5 में होता है। ठीक है, बंगाल में लक्ष्मण सेन के ऊपर आक्रमण होता है, और बिहार के नालंदा और बख्तियार खिलजी, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला पर कौन आक्रमण करता है? इसका एक सैनिक होता है, किसका? ऐबक का सैनिक होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इस दौरान 1202 के बाद यह बिहार पर आक्रमण करने से पूर्व जो होता है वह कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करता है। और वहाँ पर कौन होते हैं? वहाँ पर होते हैं परमर्दी देव। ठीक है, परमर्दी देव इसका विरोध करते हैं, लेकिन वह बाद में पराजित हो जाते हैं। और इस तरीके से यह कलिंजर का दुर्ग जो होता है वो जो है अभी वर्तमान समय में बांदा के पास में स्थित है। बांदा और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही है। ठीक है, यह बांदा के अंतर्गत आता है कलिंजर का दुर्ग। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर यह जो है कलिंजर जो है बुंदेलखंड में है। ठीक है, बुंदेलखंड में जो बांदा है वह किस प्रदेश में है? बुंदेलखंड प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें यह कलिंजर है। वहाँ पर उस समय कौन शासक थे? परमर्दी देव। ठीक है, अब होता क्या है कि 1205 में मोहम्मद गोरी जो है अपना अंतिम आक्रमण, जो भारत पर जो अंतिम अभियान चलाता है, वह खोखरों के विरुद्ध चलाता है। खोखर जनजाति जो होती है वह ये पंजाब का जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाला एरिया, यहाँ पर सबसे खतरनाक जनजाति होती है, जो कि उस समय लूटपाट और कत्लेआम में बहुत प्रसिद्ध होती है। तो उसके विरुद्ध जो है मोहम्मद गोरी का जो अभियान होता है वह बहुत ही भयानक होता है। खोखरों को वह बुरी तरीके से कत्लेआम करते हैं और वहाँ से खोखर जनजाति की लगभग समाप्ति कर देते हैं। और इस तरीके से होता क्या है कि 1206 में जब यह 1205 में
खोखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान चला करके वापस जा रहे होते हैं तो इनकी 1206 में रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। अब जो बाकी बचा हुआ प्रदेश होता है, जो भारत में विजित प्रदेश होता है, वह ऐबक के अंतर्गत आ जाता है। और ऐबक जो होता है वह जब मोहम्मद गोरी ऐबक के 1294 में जब ऐबक के हाथ में भारत में जो स्थित साम्राज्य होता है वह उसके जिम्मे सौंप करके 1294 में जब वापस गजनी जाता है तो उस दौरान जो है अजमेर पर भी ऐबक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और अजमेर में जैन मंदिर और एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता है जिसको तहस नहस करके उस जैन मंदिर को कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना करते हैं जो कि एक मस्जिद होता है। और वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय पर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैन मंदिर को तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में अब जब गुलाम वंश स्टार्ट होगा तो हम चर्चा करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पे 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, झोपड़ा स्थापित किया जाता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है ऐबक और इसका मोहम्मद गोरी का दामाद भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भारत का क्षेत्र होता है वहाँ पर तुर्क साम्राज्य स्थापित होता है। चूँकि तुर्क जो है मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण करता है वह भारत में कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करता है, न अपना साम्राज्य विस्तार करता है, वह केवल लूट के उद्देश्य से भारत में आता है और धन एकत्रित करके वापस चला जाता है। लेकिन जो मोहम्मद गोरी होता है वह भारत में इस उद्देश्य से कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और तुर्कों के द्वारा भारत में साम्राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा की जाती है। और जो दिल्ली में या दिल्ली कह ले या फिर भारत कह ले, भारत में जो पहला साम्राज्य स्थापित होता है तुर्कों के द्वारा होता है। और कौन सा वंश होता है, वह गुलाम वंश होता है, ठीक है। तो या इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो एक आपको ट्रिक के साथ जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो जितने भी वंश हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जितने भी वंश हैं उनका क्रम जो है आप याद कर लीजिएगा इस ट्रिक से। गूखीतुसैलो, ठीक है, गूखीतुसैलो। गू मतलब गुलाम वंश, खी मतलब खिलजी वंश, तू मतलब तुगलक वंश, सै मतलब सैयद वंश और लो मतलब लोधी वंश। तो लोधी वंश जो अंतिम शासक रहता है उसके बाद से बाबर जो है भारत में आक्रमण करता है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य जो युद्ध होता है उसके बाद से बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। तो चलिए अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से गुलाम वंश के जो शासक हैं वो भारत में अपना साम्राज्य चलाते हैं, साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।